तो फिर वो गाना गाना पड़ता है उसे, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, घटाओं से क्या फर्क हो रहा मिलन, जादू 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 जादू। 5 उंगलियां खोल के किसी को थप्पड़ मारे या उंगलियां बंद करके किसी को मुक्का मारे, तो जो मुक्का मारने पर दर्द होगा वो थप्पड़ मारने पर नहीं होगा। लड़की के पापा आ गए बालकनी, कब मिलेगी तू, लगाता हूँ चक्कर पर चक्कर। पापा आ गए, पापा को कहता 72, 73, 74, 75। अंकल ये बताओ 76 नंबर किधर पड़ा? तो कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो सबसे पहली आग जो लगी वो घर के भेदी को लगी, रदरफोर्ड को सबसे पहली आग लगी। अच्छा मॉडल बनाएंगे, एटम का मॉडल बनाएंगे हैं। अभी देखो बताते हैं इनके एटम के मॉडल की ऐसी की तैसी। रफ्तार न्यूज के आज के बुलेटिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक जालिम रदरफोर्ड नाम के आदमी ने थॉमसन मॉडल को किया खराब। क्या थी रदरफोर्ड की थॉमसन से दुश्मनी? क्यों आखिर रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को बर्बाद कर दिया? क्यों किया रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? आज ये सारी बातें हम लोगों को जाननी है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ही चैनल पे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रफ्तार न्यूज के ऊपर, तो बने रहे हमारे साथ, लगातार जुड़े रहें। हम अपने संवाददाता ऋतिक सर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि अपना इस घटना का आंखों देखा हाल। तो रफ्तार न्यूज के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो बच्चों, कंपटीशन वाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। रफ्तार नीट की केमिस्ट्री की क्लास में हम अपने दूसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर की तरफ आज बढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने जा रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने कुछ बातें कर भी ली थी, जिस तरह से मोल में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव स्टडी की थी। मोल में वी स्टार्टेड टू मेजर द एटम, हमने उसका वेट नापा, हमने मोल नापे, हमने एएमयू बनाया, ये सारी बातें। यहां पर हम लोग नाप नहीं रहे हैं, क्वांटिटी की स्टडी नहीं कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ द एटम, और जो जो चीजें पता लगी हैं अभी तक एटम के बारे में, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको हम लोग एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। तो उन एटॉमिक मॉडल्स की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। आज हमें जानना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ रीसेंट टाइम्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कल के लेक्चर में हमने देख लिया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। E/m रेशो कैथोड रे का डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। एनोड रे प्रोटॉन एनोड रे से आया था, गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और रदरफोर्ड को भी क्रेडिट मिलता है। अगर आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो गूगल बाबा आपको यही बोलेंगे कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो कुछ किताबें रदरफोर्ड बोलती हैं, कुछ किताबें गोल्डस्टाइन बोलती हैं, दोनों को ही क्रेडिट मिलता है इसका। ठीक है ना, अगर दोनों ऑप्शंस होंगे आपके सामने, तो गोल्डस्टाइन को एक्चुअली क्रेडिट इसलिए मिलता है बिकॉज गोल्डस्टाइन ने एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था और रदरफोर्ड ने इस प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही को क्रेडिट दिया जाता है। और लास्ट में आया न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कल मैंने आपको समझाया था, कल के लेक्चर में, बेरिलियम के शीट्स पर अल्फा पार्टिकल बम मार मार के धुआं कर दिया था, है ना। अल्फा पार्टिकल उसने बम मारा और धुआं धुआं कर दिया, है ना, बताया था मैंने। तो उससे न्यूट्रॉन पैदा हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो आर.ए. मिलिकन नाम के लौंडे ने ढूंढा था, जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी में हरे रंग के बॉक्स में दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है। उसका नाम केवल आपको याद रखना है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया था। फिर हम लोगों ने थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ी सी बात की थी। हम लोगों ने थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया था, वाटरमेलन मॉडल को बात की थी हम लोगों ने कि वाटरमेलन मॉडल होता है, प्लम पुडिंग मॉडल होता है, उसकी बात हमने की थी। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्चुअली जो था ये फिजिक्स का प्रोफेसर था। ये फिजिक्स का क्या था, प्रोफेसर था। इनफैक्ट ये जितने भी लौंडे हैं ना, ये जितने भी लौंडे हैं, चाहे वो थॉमसन हो, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे नील्स बोर हो,
ये एक दूसरे के सीनियर जूनियर थे। थॉमसन जो था रदरफोर्ड का सीनियर था, बोर जो था रदरफोर्ड का जूनियर था, है ना। तो ये सारे के सारे जो थे एक ही जगह पर काम किया करते थे, एक ही यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हुआ करते थे। ये सारे के सारे फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। अब वो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, आई एम नॉट वेरी कंफर्म्ड अबाउट दैट, वो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ इतना पता है, इतना मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि थॉमसन जो था वो इसका सीनियर था रदरफोर्ड का। और जब थॉमसन ने मॉडल दिया, तो कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो सबसे पहली आग जो लगी वो घर के भेदी को लगी, रदरफोर्ड को सबसे पहली आग लगी। अच्छा मॉडल बनाएंगे, एटम का मॉडल बनाएंगे हैं। अभी देखो बताते हैं इनके एटम के मॉडल की ऐसी की तैसी, अभी चेक करते हैं इनके एटम के मॉडल में क्या चक्कर है। देखिए होता क्या है, साइंटिफिक वर्ल्ड जो है बड़ा जालिम है। मैंने कल भी आपको बोला था कि साइंटिफिक वर्ल्ड जो है बड़ा जालिम है। यहां किसी भी चीज की कोई मतलब कोई दया धर्म नहीं है, कोई दया भाव नहीं है। अगर आपने किसी चीज में कोई कमी बताई है, अगर आपने किसी चीज में कोई कमी बताई है, अगर आपने कोई चीज किसी को बताई है, आपने कोई चीज प्रस्तावित कर दी, आपने कोई चीज प्रपोज कर दी और उस चीज में कुछ कमी निकल आई, तो जनता माफ नहीं करती। फिर जनता माफ नहीं करती, ठीक है ना। जैसे ही कोई चीज, कोई नई चीज मार्केट में आती है, जैसे ही कोई अपना नया मार्केट में आता है चीज, सबसे पहले उसका रिव्यू होता है। सबसे पहले उसका क्या होता है, रिव्यू होता है। रिव्यू करते हैं लोग, चेक करते हैं कि ये चीज सही भी है कि नहीं है। भाई ने ऐसी हवा में बना दी, ये चीज सही भी है कि नहीं है, भाई ने ऐसी हवा में बना दी, मतलब मन किया बस तो बना दिया। तो ऐसे ही जब थॉमसन का मॉडल आया, तो थॉमसन के मॉडल के आने के बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसको चेक किया, रदरफोर्ड ने इसको चेक किया, ठीक है। चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट लगाया, जिसे हम लोग अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रदरफोर्ड के साथ साथ इसमें बहुत सारे लौंडे और थे, लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड जो था वो इसका कंडक्टर था, या ये कहें मॉडरेटर था, या ये कहें कि रदरफोर्ड जो था इन सारे ग्रुप स्टूडेंट्स का टीचर था। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके नाम आप लोगों ने शायद सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे, आगे सुनेंगे। रेडियो एक्टिविटी में एक साइंटिस्ट है जिसका आप नाम बार बार सुनेंगे, गीगर, हांस गीगर। ये रदरफोर्ड का पीएचडी स्टूडेंट था। और एक साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी में आपके सामने आएगा, उसका नाम मार्सडेन। गीगर और मार्सडेन ने किया था एक्सपेरिमेंट ये, लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड इनका गुरु था, तो रदरफोर्ड के गाइडेंस में इन्होंने ये किया था, इसलिए नाम इसे रदरफोर्ड का ही मिलता है। करने वाले गीगर और मार्सडेन थे, करने वाले जो थे वो गीगर और मार्सडेन था। यही समझ ले कि एक्सपेरिमेंट गीगर और मार्सडेन ने लगाया था। एक्सपेरिमेंट के बाद जो फाइंडिंग्स आई थी, उन फाइंडिंग्स का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया था। उन फाइंडिंग्स का एक्सप्लेनेशन जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप, क्या था इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप? देखो ये एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, जिस वुडन बॉक्स के अंदर हमने एक छेद कर रखा है, ठीक है, ओके, हमने क्या कर रखा है, छेद कर रखा है। यहां पर हमने रखा हुआ है रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनका रेडियो एक्टिव जिनका रेडियो काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, विच कंटिन्यूअसली रिलीज रेडिएशंस, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा रेज होती हैं, गामा रेज होती है ना। 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं, ये आप रेडियो एक्टिविटी में सीखेंगे। तो फिलहाल यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो रेडियम को रख दिया भाई ने यहां पे, ठीक। फिर अब जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो अल्फा पार्टिकल तो हर दिशा में जाएंगे। अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक तो अल्फा पार्टिकल लगातार निकल रहे हैं और बहुत सारे निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं और बहुत सारे निकल रहे हैं। और रेडियो एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती है। अगर ह्यूमन बॉडी एक्सपोज हो जाए रेडियो एक्टिविटी से, तो बॉडी के अंदर ऐसी की तैसी हो जाती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में आज भी लोग लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं इसे। जो ड्रॉपर्स यहां बैठे उन्हें पता होगा, और जो 11वीं वाले सुन रहे हैं वो 12वीं में सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है वो इनफाइनाइट टाइम में खत्म होती है। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी रिएक्शन है जो कभी खत्म ही नहीं होती, लगातार चलती रहती है। लगातार क्या होती रहती है? चलती रहती है। तो
लगातार रेडिएशन निकल रहे हैं, साइंटिस्ट बाहर खड़े हैं, तो रेडिएशन को मिनिमाइज करना है ताकि कम से कम रेडिएशन निकले, कम से कम रेडिएशन निकले। ठीक है, तो पहले तो इसे वुडन बॉक्स में बंद कर दिया और एक छेद के थ्रू रेडिएशन को निकलने दिया कि भाई वुडन बॉक्स थोड़ा बहुत रोकेगा, है ना। उसके बाद क्या किया, यहां लगा दी लेड की प्लेट। लेड क्या होता है, लेड होता है रेडियो एक्टिविटी का एक तरह से समझ लो सिंक। जितना भी रेडिएशन लेड पर पड़ता है लेड सब पी जाता है। जितना भी रेडिएशन आप लेड पर डालेंगे लेड सारा पी जाएगा। लेड सक्स ऑल द रेडिएशन। लेड जो होता है इट सक्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। तो इसके आगे क्या किया, एक लेड की स्लिट लगा दी, एक प्लेट लगाई, उस प्लेट में हल्का सा छेद कर दिया। छेद करने से क्या फायदा हुआ, छेद करने से फायदा यह हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल की बीम बाहर निकलेगी तो वो इस लाइन के अलॉन्ग ही थोड़ा ना निकलेगी भाई। बीम तो ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, लेकिन इस लाइन के अलावा जो छेद है उसके अलावा जहां जहां अल्फा पार्टिकल पड़ेगा वो लेड पी जाएगा, बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, ओके। इधर रखी इसने गोल्ड की प्लेट, गोल्ड की प्लेट और बहुत पतली प्लेट 0.00004 सेंटीमीटर पतली, इतनी कम थिकनेस है। कारण गोल्ड को लेने का दो कारण थे। वन, गोल्ड इज द वेरी मैलिएबल मेटल। गोल्ड जो होता है काफी ज्यादा मैलिएबल होता है, इसलिए आप देखते हैं कि गोल्ड के जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, बहुत पतली पतली बन जाती है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स होता है गोल्ड। एक तो रीजन ये था। दूसरी बात, थॉमसन भैया कह गए थे कि एटम का जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, और गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 198। इसका मतलब गोल्ड का एटम बहुत भारी एटम है। और थॉमसन ने कहा था कि गोल्ड का जो भी एटम है, गोल्ड का जो भी एटम है वो क्या करेगा, वो क्या करे, जो एटम का मास है वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस प्लेट में क्या होगा, ये जो प्लेट रखी है, जो फॉइल रखी है, इस फॉइल में क्या होगा, ये जो फॉइल रखी है इस फॉइल के अंदर क्या होगा, इस फॉइल में गोल्ड के एटम्स होंगे। इस फॉइल में गोल्ड के क्या होंगे, एटम्स होंगे। जो कि बड़े भारी भारी होंगे। ऐसा किसने बोला था, थॉमसन ने। इस फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे जो कि बड़े भारी भारी होंगे, और बड़े भारी भारी एटम्स होने की वजह से क्या होगा कि जब अल्फा पार्टिकल जो खुद में अच्छा खासा भारी है, सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में अल्फा सबसे भारी होता है, गामा रेज आर न्यूट्रॉन्स, बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा रेज आर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 4 गुना मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल जो खुद में सबसे भारी पार्टिकल है, जब वो एक भारी पार्टिकल से टकराएगा, भारी एटम से टकराएगा, तो दो भारी चीजों की टक्कर होगी तो क्या होगा, सोचो, दो भारी चीजों की टक्कर होगी तो क्या होगा, सोचो। एक मोटा आदमी यहां खड़ा है, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम लोग, और एक मोटा आदमी भाग के आ रहा है, इनकी जब आपस में टक्कर होगी तो क्या होगा, दोनों गिरेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, होगा ना। भयंकर टक्कर होगी, भयंकर ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, भयंकर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, मानते हो। इसलिए उसने गोल्ड का एटम लिया कि बड़ा एटम है, जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो यह अल्फा पार्टिकल से टकरा के क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को बिखरा देगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और डिफ्लेक्शन होने के बाद अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन होने के बाद अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन होने के बाद अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से बिखर जाएगा, हट जाएगा, और ऐसे जा रहा था और कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जाएगा, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जाएगा। तो वो किधर जाएगा ये चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, वही टेक्निक ZNS। एक प्लेट ली ZNS की, एक जिंक सल्फाइड, एक प्लेट बनाई इन्होंने, उस प्लेट पे जिंक सल्फाइड लगाया और वो प्लेट रख दी। और ये जो प्लेट है भाई साहब ऑलमोस्ट सर्कुलर है, मतलब इन्हें लगभग 360 डिग्री एंगल का पूरा हिसाब किताब कवर कर दिया कि अल्फा पार्टिकल टक्कर मार के जहां भी जाएगा इस प्लेट पर दिखेगा, अल्फा पार्टिकल इस प्लेट पर जहां भी जाएगा वो दिखेगा। ठीक है,
अब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ भाई साहब, और जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, अल्फा पार्टिकल्स की बीम जानी स्टार्ट हुई, तो उस बीम की हरकतें देख के इनके तोते उड़ गए। इनके तोते उड़ गए। कैसे उड़ गए तोते? पता लगा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे निकल गए, उनके रास्ते में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे निकल गए, उनके रास्ते में कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। मैक्सिमम देखो सीधे सीधे जा रहे हैं, 6 एरो दिखाए ना हमने, ये सीधे जा रहा है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन का रीजन एक तो मास से मास की टक्कर, एक तो मास से मास की टक्कर, दूसरा कल मैंने आपको बताया था हीलियम, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। न्यूक्लियस होता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और थॉमसन बाबू कह गए थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला है। तो गोल्ड का पॉजिटिव चार्ज जब हीलियम के पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो रिपल्शन होगा, और क्योंकि दोनों भारी भारी हैं तो इनका मास भी इस रिपल्शन में सहयोग करेगा, तो भयंकर बिखराव होगा, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, एंड इट विल बी इजियर टू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन। हाँ या ना? इट विल बी इजियर फॉर अस टू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन। सिंपल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। 20,000 कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ बहुत कम जो ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, ऑब्ट्यूस एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंट कई साल चला, कई महीने चला। इन्होंने यहां पर एक मशीन लगाई थी, गीगर काउंटर, यहां पर लगी थी स्लिट पे, स्लिट से एक मशीन अटैच थी, गीगर काउंटर। इस स्लिट से जितने भी अल्फा पार्टिकल निकलते थे, काउंटर पे दर्ज होता जाता कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और जब वो इस प्लेट पर जाकर टकराते थे तो एक काउंटर यहां लगा था। गीगर काउंटर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। एक काउंटर यहां लगा था, यहां पे गिन लेते थे कितने पार्टिकल टकरा गए। बार 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 ये हो रहा था कि जितने पार्टिकल यहां से निकलते थे, 1-2 पार्टिकल ऐसे होते थे जो यहां कम होते थे, दिखते नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने ZNS का एंगल बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने पहले ZNS की प्लेट जरा सी रखी होगी, ये प्लेट जो थी इन्होंने जरा सी रखी होगी कि इस इलाके में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर इन्होंने देखा कि भाई अंतर आ रहा है, तो इन्होंने एंगल बढ़ा के यहां तक कर दिया। फिर इन्होंने देखा अंतर और आ रहा है, तो इन्होंने बढ़ा के फिर यहां तक कर दिया। तब भी जब पूरा काम नहीं चला तो इन्होंने ऑलमोस्ट सर्कुलर कवरेज कर दी, इसे ऑलमोस्ट कवर कर दिया। तो देखा कि एक कोई बदतमीज पार्टिकल ऐसा है, एक बदनसीब पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो रिबाउंड करके वापस आ जा रहा है। 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो रिबाउंड करके वापस आ जा रहा है। मतलब उसके ऊपर जो लात पड़ रही है वो सबसे ताकतवर लात है, उसके ऊपर जो लात पड़ रही है वो सबसे ताकतवर लात है, ठीक है। ऐसा देखा गया। जब ऐसा देखा गया तो ये सारे के सारे रदरफोर्ड के पास पहुंचे अपने ऑब्जर्वेशंस को लेके कि सर हमें ये चीजें मिली हैं, सर हमें ये चीजें मिली हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने इन चीजों से ये निष्कर्ष निकाले, रदरफोर्ड ने ये चीजें निकाली। रदरफोर्ड ने सबसे पहली चीज तो ये निकाली कि भैया ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला काम थॉमसन का काम हो गया तमाम। थॉमसन का मॉडल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मास एटम में लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड होता, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो हर एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ होता। लेकिन अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल गए हैं। इसका मतलब एटम के मैक्सिमम हिस्से में कोई चीज है ही नहीं। एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या है? हॉलोलोलो है। क्या है? हॉलोलोलो। तो इसने बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज
एम्प्टी, आपके दिमागों की तरह। जैसे आपके दिमाग है, तो देख रहे हो आपका दिमाग बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे है, एटॉमिक लेवल पे दिमाग है आपका। देख रहे हो मतलब कितने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बताया है कि जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, आपका दिमाग भी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, है ना। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ, केवल कुछ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। और एक आधा ऐसा था जो वापस लौट आया। वापस लौटाने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। वापस लौटाने का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगा। वापस लौटाने का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगा है। वापस लौटाने का क्या मतलब होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगा है, इससे क्या पता लगा? इससे पता यह लगा, जो एटम है ना, ये जो एटम है ना, इस एटम का जो मास है और जो चार्ज है वो इस एटम में फैला नहीं हुआ है। मास है और जो चार्ज है वो फैला नहीं हुआ है, वो इस एटम के ठीक बीचों बीच में कहीं पर कंसंट्रेटेड है, एक बहुत छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड है। क्योंकि चार्ज जितना कंसंट्रेटेड होगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज जितना कंसंट्रेटेड होगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज जितना कंसंट्रेटेड होगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी। आप 5 उंगलियां खोल के किसी को थप्पड़ मारें या उंगलियां बंद करके किसी को मुक्का मारें, तो जो मुक्का मारने पर दर्द होगा वो थप्पड़ मारने पर नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी उंगलियों को कंसंट्रेट कर लिया, ताकत बढ़ गई। तो क्योंकि कोई एक पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त रिपल्शन लग रहा है, तो बहुत जबरदस्त रिपल्शन लगने का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि वो पार्टिकल जो है, जो लौट के आया है बदनसीब, जो लौट के आया है बदनसीब, वो लौट के आने वाला पार्टिकल जो है वो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने पड़ गया होगा। वो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल कहां पड़ गया होगा? सामने पड़ गया होगा। और क्योंकि बिल्कुल सामने इसका हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, तो हेड ऑन कोलिजन की वजह से मैक्सिमम रिपल्शन इसने फेस किया होगा और ये बेचारा अपनी रास्ते पर वापस लौट आया, ठीक है। जो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं वो कौन होंगे? वो होंगे जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे होंगे, जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे होंगे, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे होंगे उन्हें न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट थोड़ा बहुत फील हुआ होगा और उन्होंने अपने रास्ते से डिफ्लेक्शन कर लिया होगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? और जो ऑब्ट्यूज एंगल्स पे गए हैं, कुछ भाई ऐसे भी तो हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल पे गए हैं, ये भाई जितने भी हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये हैं इमरान हाशमी के दोस्त। इमरान हाशमी के दोस्त क्यों? इनने भाई साहब न्यूक्लियस से कहा और पास, हम न्यूक्लियस के आएंगे और पास। तो जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे, तो ज्यादा पास आने पर क्या होगा? न्यूक्लियस रिपल्शन ज्यादा लगाएगा। इन्हें न्यूक्लियस का रिपल्शन, भाई ये चार्ज है तो इस चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, फोर्स फील्ड समझ लो। जो इस फील्ड के जितना पास आएगा वो उतने तगड़ी लात खाएगा। जो इस फील्ड के जितना पास आएगा, इस फील्ड के सोर्स के जितना पास आएगा, वो उतनी ही तगड़ी लात खाएगा। वो उतनी ही तगड़ी क्या खाएगा? लात खाएगा, ठीक है। उतनी तगड़ी क्या खाएगा? लात खाएगा। जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चरें क्या होती है, हीरो विलन, साउथ इंडियन पिक्चरों में खासतौर पे होता है ऐसा। अब तो नॉर्थ इंडिया की पिक्चरों में इतना नहीं होता, साउथ इंडिया में होता है आज भी। विलन होगा, विलन के 20-25 तो गुंडे होंगे, विलन के 20-25 गुंडे, हीरो ने कूट देगा। हीरो मतलब हाथ मारेगा, वो एक उड़ता चला जा रहा है, लात मार दिए, उड़ गया, है ना। साउथ इंडिया में फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर रखी है उन लोगों ने। साउथ इंडियन मूवीज में फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर रखी है उन लोगों ने। उसके बाद दूसरा लॉट आएगा जिन गुंडों के पास गन्स वगैरह होंगी, ये वो वाले गुंडे हो गए ऑब्ट्यूज एंगल वाले, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल वाले। तो इनसे हीरो थोड़ी बहुत मार खाएगा, इनसे हीरो थोड़ी बहुत मार खाएगा, मतलब एक आध हाथ मार दिया इन्होंने हीरो के, थोड़ा बहुत खून आ गया। फिर आएगा मेन विलन। मेन विलन कौन है? न्यूक्लियस। और हीरो फिर इससे हेड ऑन कोलिजन करेगा। सबसे ज्यादा कुटाई इसकी यही होगी,
सबसे ज्यादा कुटाई जो होगी इसकी यही होगी, फिर वो गिर जाएगा, खून आ जाएगा, फिर उसकी मां चिल्लाएगी, फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा, यही सब होता है। तो कुछ ऐसी पिक्चर यहां पर हो रही है कि भाई न्यूक्लियस के फील्ड के जो अल्फा पार्टिकल जितना पास से गुजरेगा न्यूक्लियस के, उसके ऊपर लात उतनी ही तगड़ी पड़ेगी। ये थोड़ा दूर से गुजरे, जो बहुत दूर से गुजरे, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि शायद इसका फील्ड वहां तक होगा नहीं, ये एटम से बाहर निकल दिया मैंने, शायद इसके फील्ड की रेंज यहां तक होगी नहीं, तो ये तो सीधे सीधे निकल गए। फिर जब इनने धीरे धीरे पास आना शुरू किया तो डिफ्लेक्शन शुरू हो गए। जब इन्होंने धीरे धीरे पास आना शुरू किया तो क्या शुरू हो गए? डिफ्लेक्शन शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसी कहानी हुई। तो इससे इन्हें एक बात ये पता लगी, एक तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा मास है, तो मास भी सारा न्यूक्लियस के अंदर ही है। मास भी सारा कहां है? न्यूक्लियस के अंदर ही है। क्यों है न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास बेटे? बोलो बेटे, न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास क्यों है बेटे? क्योंकि अगर मास फैला हुआ होता तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बाहर तो नहीं जाते ना भाई, सीधे सीधे नहीं जाते ना अल्फा पार्टिकल्स, सब डिफ्लेक्ट होते। लेकिन सब डिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब कि मास जो है वो केवल न्यूक्लियस के पास है। मास जो है वो न्यूक्लियस के पास है, हाँ या ना? कंसंट्रेटेड है सारा का सारा मास इसी में, और मास आएगा प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन को तो लेते नहीं है, मास आएगा प्रोटॉन से। तो इसका मतलब सारे प्रोटॉन यहीं पर है, हर एक प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, हर एक प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पर है। तो एक ताकतवर पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक ताकतवर कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज बन गया, और उसी पॉजिटिव चार्ज के स्पेस को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार यह बोला गया कि एक एटम जो होता है उसके अंदर एक हेवीली पॉजिटिवली चार्ज स्पेस होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि मास में न्यूट्रॉन का योगदान भी होता है, मास में न्यूट्रॉन का योगदान भी होता है। इसलिए न्यूट्रॉन की भी मजबूरी है कि उन्हें न्यूक्लियस में ही रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकते, कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ रह गए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है ना? ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज एट्रीब्यूटेड बाय दीज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट ही नहीं करते, इन्हीं के मास को हम लोग एटम का मास मान लेते हैं। ठीक है, इन्हीं के मास को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा? एटम का मास मान लेते हैं। ओके, अब जब सिचुएशन ऐसी फंस गई तो थोड़ा सा न्यूक्लियस की बात करते हैं थोड़ी सी। रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है ये बहुत छोटा होता है ना? अगर एटम का वैल्यू 10 टू द पावर -8 है सेंटीमीटर्स में, एटम का वैल्यू अगर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस होगा, 10,000 गुना छोटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने शहर को, जिस भी शहर में तुम रह रहे हो, उस शहर को एटम मान लो, तो उस शहर का जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा, मतलब अपने शहर की सरकमफेरेंस से जाता हुआ एक सर्कल खींचो, उसे एटम मान लो कि ये एटम है। तो वो सरकमफेरेंस जहां से तुमने सेंटर माना ना, उस सेंटर पर जाके एक टेनिस की बॉल रख दो, वो न्यूक्लियस है। अब सोचो इतने से स्पेस में सारा चार्ज है, सारा मास है, तो कितना ताकतवर होता होगा न्यूक्लियस का चार्ज, कितना ताकतवर होता होगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशो निकालेंगे, अगर आप निकालेंगे वी न्यूक्लियस, अगर आप लोग निकालेंगे बच्चों वी न्यूक्लियस अपॉन वी एटम, तो वो कितना आएगा? इसकी रेडियस है 10 टू द पावर -13 का होल क्यूब, स्फेरिकल होता है क्योंकि, और 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब, यह आएगा 10 टू द पावर -15। यहां से 10 टू द पावर 15 लिखा है आपने, 10 टू द पावर -15 लिखा है, इन्होंने एटम बाय न्यूक्लियस निकाला है, मैंने न्यूक्लियस बाय एटम निकाला है। ठीक है, मैंने क्या निकाला है? न्यूक्लियस बाय एटम निकाला है। कहने का मतलब यह है बच्चों, न्यूक्लियस एटम से वॉल्यूम में, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना बेटे, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना,
वो एटम के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम्स होता है। 1/10⁻15 टाइम्स होता है, मतलब ऐसा एटम से 10⁻15 टाइम्स कम होता है। तो अगर एटम का वॉल्यूम 10⁻15 मीटर क्यूब हो जाए तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। इतना अंतर होता है। मतलब अगर मैं यहां पर 10⁻15 रखूंगा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब वही कि आप पूरे शहर को मान लो या पूरे राज्य को मान लो, अपने शहर भी बहुत छोटा हो गया, राज्य को मान लो, पूरे अपने पूरी स्टेट को आप एटम मान लोगे ना, तो स्टेट के सेंटर पे जाके एक टेनिस की बॉल रख देना, वो न्यूक्लियस है। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम से। ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो मास नंबर पे डिपेंडेंट होती है। बट ऑब्वियस है होगी यार, मास नंबर जितना ज्यादा होगा, मास नंबर तुम्हें बताया था क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिखाया था ना मोल कॉन्सेप्ट में। जितने ज्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे उन्हें रखने के लिए न्यूक्लियस भी उतना ही बड़ा बनेगा। जिसके पास एक प्रोटॉन होगा उसका न्यूक्लियस छोटा होगा, जिसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जिसके पास 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन होंगे उसका न्यूक्लियस तो काफी बड़ा होगा ना, छोटे वाले के कंपैरिजन में। तो ए से पे डिपेंड करती है, और रिलेशन होता है R=R0 A⁻1/3। ये रिलेशन इन्होंने निकाल के दिया कि ये रिलेशन होता है जिससे आप न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस की क्या निकाल सकते हैं बच्चों? रेडियस निकाल सकते हैं। R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है। R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13। 1.33 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है। काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आप तो लिखा करते थे, आज आप लिख नहीं रहे हो, सब कुछ लिखवा के लाए हो। एक्चुअली थ्योरी बहुत है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो अगर हम बहुत ज्यादा थ्योरी लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए कहानी बहुत है, जहां से कहानी खत्म हो जाएगी, जहां पर कहानी कम हो जाएगी वहां पर मैं खुद लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये है। तो इससे आप सेंटीमीटर में रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझसे 5 सेकंड की डिमांड की गई है कि हर स्लाइड के बाद 5 सेकंड दिया कीजिए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा हाथ भी नहीं आ रहा है अब। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस। क्या अंग्रेजी है? क्या अंग्रेजी है? देख रहे हैं आप इंग्लिश का लेवल, देख रहे हैं आप कितने हाई लेवल की अंग्रेजी है। सब लगा दिया उसने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ छपरा का ग्रेजुएट है भाई वो, जिसने क्वेश्चन लिखा है। ये सब लगा दिया। कैलकुलेट, विल बी सब पूछ लिया उसने सारा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस। ठीक है। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की हमें क्या निकालनी है बच्चों? रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है R0 A⁻1/3, where A is mass number. फॉर अल्यूमिनियम A कितना होता है? 27। मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था ना, ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिखाया था ना ये। ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, उठा के वैल्यू पुट कर दो। इंटू 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट होता है 3, या मैं कहूं कि 3 का क्यूब होता है 27। तो ये निकल आएगा 1.33 इंटू 3, अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻13 -13 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ये लीजिए, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है ना? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं।
अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, कैसे दिया होगा रदरफोर्ड ने, ये नहीं पता हमें, ना हमारे काम का है ये जानना, ना हमें इस पर रिसर्च करनी है। रिसर्च अगर आपको करनी है तो आप जब अपने कॉलेज पहुंच जाए वहां खाली समय में रिसर्च कीजिएगा, अगर आपको खाली समय मिल जाए तो। और रिसर्च करने के बाद अगर कोई अच्छा रिजल्ट निकले तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन फिलहाल हमें रिसर्च नहीं करनी है। फिलहाल तो हमें क्या करना है, फिलहाल हमें अपने सिलेक्शन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना जरूरी है उतना करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जी? प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट विच वी आर टेकिंग। साबित कीजिए कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो उस एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करती। मतलब हर एक एलिमेंट की न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। कहना यह चाह रहा है कि देयर इज अ स्टेटमेंट विच सेज दैट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। इसको प्रूव करना है दैट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हम लोग निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो। मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना होगा भाई? न्यूक्लियस का जो मास होता है वही तो एटम का मास होता है। और न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्पेस होता है, तो स्फेरिकल स्पेस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियस का जो मास है एटम के मास के बराबर है, और एटम का मास किससे दिया जाता है? मास नंबर से। एटम का मास दिया जाता है मास नंबर से, तो मास की जगह रख दिया मास नंबर 4/3 पाई। आर की जगह रख दिया R0 ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। ऊपर देखो ए है 4/3 पाई R0 क्यूब, ए क्यूब कर दिया, ए से ए कट गया, एलिमेंट का नेचर खत्म हो गया। एलिमेंट का नेचर खत्म हो गया बेटे, मास नंबर से डिपेंडेंस खत्म हो गई ना बेटे। मास नंबर से डिपेंडेंस क्या हो गई बेटे? खत्म हो गई। मास नंबर से डिपेंडेंस क्या हो गई बेटे? खत्म हो गई ना खत्म। तो एलिमेंट से अगर नेचर खत्म हो गया तो मास नंबर पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो यहां से साबित हो गया कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियर की डेंसिटी उसके नेचर से इंडिपेंडेंट होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछे इनमें से किस एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? Na की, सोडियम की, अल्युमिनियम की, फास्फोरस की, या सबकी बराबर? तो तुम आंसर दोगे सबकी बराबर। न्यूक्लियस की डेंसिटी पर एलिमेंट के नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत शानदार, क्या बात है। तो जब रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की कहानी समझ में आ गई, जब रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना, जब रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की कहानी समझ में आ गई, हालांकि ये लाइनें यहां भी लिखी हुई हैं, ये लाइनें यहां भी लिखी हुई हैं, लेकिन इन लाइनों को हम, चलो कोई बात नहीं, यहां से यूज करने की कोई इशू नहीं। जब रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की कहानी समझ में आ गई और रदरफोर्ड को यह भी समझ में आ गया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से कि भैया ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि जितना भी एटम का मास है ना, जितना भी एटम का मास है ना, जितना भी एटम का मास है ना, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो मास का मतलब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, मास का मतलब तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, वो उसने बिठाल दिए। समस्या पड़ी इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड को यह समझ में नहीं आया कि यार इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में तो डाल नहीं सकता था भाई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाते तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हो जाता मिलन, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो फिर एनिहिलेशन ऑफ मैटर हो जाता है।
एनिहिलेशन ऑफ मैटर हो जाता है। मैटर जो होता है वो एनिलिटिया जाता है, एनिलिटिया जाता है मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर वो गाना गाना पड़ता है उसे, कहता आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, घटाओं से क्या पर हो रहा मिलन, जादू 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 जाता। तो बोला भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन है, ये बात समझ में आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कहां रखूं? इलेक्ट्रॉन को कहां रखूं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है? वो न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है? वो न्यूक्लियस के अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे होता है वो अट्रैक्ट। और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आप देख चुके हो, बहुत कंडेंस स्पेस में रखा, बहुत ताकतवर है। तो क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, तो बहुत ताकतवर होने की वजह से भाई साहब एशिया है कि वो न्यूक्लियस के अंदर इतना चार्ज है ना कि वो चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन खिंच गया अट्रैक्शन की वजह से तो एटम की हो जानी ऐसी की तैसी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ना और जो नेगेटिव चार्ज है ना उनने मिलकर कर देना काम खराब। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन की रक्षा भी करनी है, और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो रक्षा हमें करनी है ना वैसे करनी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता भाई। तो एक दिन वो ऐसी रात में बैठे हुए थे, रात में आसमान को देख रहे थे, रात में बैठे बैठे आसमान देख रहे थे, और कुछ देखने को था नहीं उनके पास, तो रात में बैठे बैठे आसमान देख रहे थे, उनके दिमाग में अचानक से ख्याल आया। उनने बोला कि भाई ऐसा होता है कि जो एटम होता है ना, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। इनने बोला एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एटम के सेंटर पे कौन पाया जाता है? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं लाइक दिस। तो एटम के ठीक सेंटर पे पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और इन सर्कुलर पाथों को इसने बोला ऑर्बिट। ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट। और ये बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इन सर्कुलर पाथ्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर गति कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना ये स्टैटिक नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं, दे आर इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि सर्कुलर फोर्स जो होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, इस मोशन को करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है। आप एक काम करें, एक रस्सी पे पत्थर बांध लें और रस्सी पे पत्थर बांध के उसे घुमाएं तो पत्थर घूमेगा। वो पत्थर क्यों घूम रहा है? क्योंकि आप उस पत्थर को एक फोर्स दे रहे हैं। हम तो पत्थर को टच भी नहीं कर रहे, आपने रस्सी को तान रखा है, टेंशन दे रखी है। उस टेंशन फोर्स की वजह से रस्सी घूम रही है और उसके साथ पत्थर भी घूम रहा है। तो पत्थर के मोशन का जो फोर्स है वो स्ट्रिंग का टेंशन है। स्ट्रिंग का क्या है? टेंशन है। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप रस्सी को छोड़ देंगे, रस्सी तुरंत घूमना बंद हो जाएगी, उड़ती हुई चली जाएगी कहीं और, लेकिन घूमेगी नहीं, क्योंकि आपने वो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो कर दिया। तो इससे इन्हें मिले आम के आम, गुठलियों के दाम। एक तो इन्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर सेट कर दिया, दूसरा सर्कुलर जैसा मैंने बताया, सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। लड़के भी लड़कियों के घरों के बहुत चक्कर लगाते हैं। एक दिन एक लड़का अपनी सहेली के घर के चक्कर लगाते हुए उससे मिलने पहुंचा और उसके घर के नीचे जाके शायरी करने लगा। अब बोला, कब मिलेगी तू, कब मिलेगी तू, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर,
कब मिलेगी तू लगाता हूं चक्कर पे चक्कर, लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। लड़की के पापा आ गए बालकनी में, तो कब मिलेगी तू लगाता हूं चक्कर पे चक्कर। पापा आ गए, पापा को देखा था 72, 73, 74, 75। अंकल ये बताओ 76 नंबर किधर पड़ेगा? खैर, चक्कर लग रहे हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around nucleus in circular paths called orbits। ठीक है। दूसरा, the centripetal force required for the motion is given by attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन। ऐसा इन्होंने बोला क्योंकि इस मॉडल की शक्ल सोलर सिस्टम जैसी भी थी, क्योंकि इस मॉडल की शक्ल जो थी वो सोलर सिस्टम मॉडल जैसी थी, इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कहा जाता है। इन्हें भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, इन्होंने बस अपनी नॉलेज के आधार पर यह बना दिया कि ऐसा होता होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कहा जाता है सोलर मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कहा जाता है सोलर मॉडल या फिर planetary model, because the inspiration for this model came by solar system और planetary system। तो जो इस मॉडल के लिए इंस्पिरेशन मिली थी वो इंस्पिरेशन कहां से मिली थी? जो इंस्पिरेशन इस मॉडल के लिए मिली थी हम लोगों को नहीं, मतलब रदरफोर्ड को, वो इंस्पिरेशन रदरफोर्ड को मिली थी बाय लुकिंग एट द प्लानिटरी सिस्टम और सोलर सिस्टम। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो रदरफोर्ड ने प्लानिटरी सिस्टम की तरह बना दिया भाई साहब, सोलर सिस्टम की तरह बना दिया अपने एटम का मॉडल। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में खुद भी वो गिर जाता है, सबसे पहले खुद ही गिरता है। आप दूसरे के लिए बुरा करोगे तो कोई ना कोई पहले से आपके लिए बुरा करके गया होगा, ये सच्चाई है। रदरफोर्ड के साथ भी यही हुआ। रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को बर्बाद किया, रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को बर्बाद किया। इसके मॉडल को बर्बाद करने का जुगाड़ बहुत साल पहले ही हो चुका था। इसके मॉडल को बर्बाद करने का जुगाड़ जो है वो बहुत साल पहले ही हो चुका था। क्या जुगाड़ था भाई? वो जुगाड़ ये था कि जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर एक खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है? हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेक्टर होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें अगर पार्टिकल अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखे, ध्यान से सुनना, पार्टिकल अगर अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखे, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो भी उसकी वेलोसिटी बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है। सर हम कैसे माने डायरेक्शन बदल रही है? मैथ की छोटी सी थ्योरम है, मैथ की एक छोटी सी थ्योरम है। किसी भी सर्कल में रेडियस और उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, ये इसको टच कर रही है ना, टेंजेंट हो गई है, ठीक है। ये एंगल जो होता है इन दोनों के बीच का, ये 90 डिग्री होता है। यहां 90 है, यहां 90। अभी यहां आ जाओगे,
तो यहां 90 करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इसे इधर। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एंड सिंस द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो इन स्पाइट ऑफ रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, in spite of rotating with a constant speed, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक पुराना महान लौंडा था, सीनियर लौंडा, उसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन सबका काफी सीनियर था वो, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह बोला कि भैया अगर कोई पार्टिकल कहीं लगातार घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, इस लंबी चौड़ी कहानी को ना आपको पढ़ना है ना समझना है, इसकी कहानी की ऐसी की तैसी, इसको आप छोड़ें, ठीक है ना, इसको आप छोड़ें, इसको आप है ना। तो अगर कोई पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, तो लगातार एक्सेलरेट करता हुआ पार्टिकल, मेरी बातों पर ध्यान दें केवल, इसको पढ़ने की कोशिश ना करें, पढ़ेंगे भी तो भी कुछ समझ में आने वाला है नहीं। मैं जो बता रहा हूं केवल वो सुने, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, हिंदी में क्या बोला है कि रदरफोर्ड, जो मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो वह एनर्जी छोड़ेगा। बस, अगर कोई पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी छोड़ेगा। अब बदकिस्मती से इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में क्या होगा, लगातार वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी छोड़ेगा। एनर्जी छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 घूमने की स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी ना कभी तो जीरो होगी। अरे कभी ना कभी जीरो होगी कि नहीं होगी, होगी क्या नहीं होगी, अरे बोलो बेटे, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाएंगे, और इनके मिलन से होगा धमाका। क्या होगा, धमाका। एटम की ऐसी की तैसी, खत्म हो गया एटम। ऐसा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है। सर मैक्सवेल की क्यों मानी, क्योंकि मैक्सवेल 100 साल पहले आ चुका था, 100 सवा 100 साल पहले आ चुका था, और उसकी थ्योरी वाज प्रूवन करेक्ट। तो वो थ्योरी एक प्रूवन थ्योरी थी, वो थ्योरी एक प्रूवन थ्योरी थी। मैक्सवेल, वैसे भी जब सीनियर जूनियर में लड़ाई होती है, सीनियर की सुनी जाती है, तो मैक्सवेल इनका सीनियर था, सीनियर की सुनी जाती है, और मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल सही थ्योरी थी। ऐसा होता है, मैक्सवेल ने इसको प्रूव किया था। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने की वजह से लगातार एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी छोड़ने की वजह से क्या करेगा, एनर्जी यदि छोड़ेगा तो एनर्जी छोड़ने की वजह से क्या करेगा, एक समय के बाद न्यूक्लियस में जाके गिर जाए। ठीक है, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। क्लियर। एक ड्रॉबैक ये थी, और एक ड्रॉबैक ये थी, इसका केवल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसका केवल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसे पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, कि स्कूल के पेपर में अगर पूछ ले तो हमें यह लिखना है, स्कूल के पेपर में पूछ ले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैं थ्योरी लिख के लाया हूं, क्योंकि जो 11वीं वाले बच्चे हैं उनके स्कूल के पेपर भी होंगे, और स्कूल के पेपर में उन्हें बार बार फिर एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, बार बार इधर की उधर ना पढ़नी पड़े, यहीं से काम हो जाए, इसलिए हमने थ्योरी इतनी लिख दी है कि आपके स्कूल के एग्जाम का काम हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक पूछेगा तो एक ड्रॉबैक ये लिखे ली है और एक ड्रॉबैक ये लिखे ली है। ठीक है, क्लियर है। ये ड्रॉबैक अभी हम समझ ही नहीं रहे, इसकी बात ही नहीं कर रहे, ये ड्रॉबैक समझ ही नहीं रहे, इसकी बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, अगले लेक्चर में करेंगे, वहां मजा आएगा, अभी इसका मजा नहीं आएगा, अभी इसका मजा नहीं आएगा, तो इसका मजा आपको अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है भाई। तो अब आइए, रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ कुछ खास बातें निकल के आई, कुछ कुछ नई बातें निकल के आई, उन बातों के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडल बेकार हो गया, लेकिन कुछ कुछ बातें जो रदरफोर्ड ने बताई थी वो देख लेते हैं। एटम में इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है जेड एक्स से। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहली चीज आपको यही सिखाई थी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में। इनफैक्ट हमारी केमिस्ट्री के सफर की शुरुआत इसी जेड एक्स से हुई थी, याद है ना आप लोगों को? जेड एक्स से यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, कैसे प्रोटॉन निकालते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको बताई थी मैंने। आयनिक स्पीसीज में किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस चार्ज ओवर स्पीसीज। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आयनिक स्पीसीज की बात करते हैं, है ना, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले चैप्टर में कि जब हम आयनिक स्पीसीज की बात करते हैं तो आयनिक स्पीसीज के लिए क्या होता है बच्चों? फॉर आयनिक स्पीसीज फॉर आयनिक स्पीसीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सीधे एटॉमिक नंबर से निकाले जाते हैं, बताया था ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ए माइनस जेड से निकाले जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। आज मैं उन दोनों फॉर्मूलों को एक ही फॉर्मूले में मर्ज कर देता हूं, जो कैटायन पर भी लगेगा और एनायन पर भी लगेगा। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला आप कैटायन पर भी लगा सकते हैं, एनायन पर भी लगा सकते हैं। तो अब आपको मोल कॉन्सेप्ट की तरह दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। अब आप बड़े हो गए तो आप सीधे सीधे ये लगा सकते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। इसमें बस ध्यान ये रखिएगा कि चार्ज की जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो विद साइन रखिएगा। जैसे अगर चार्ज +3 हो तो आप यहां पर +3 रखेंगे, चार्ज अगर -2 हो तो आप यहां पर -2 रखेंगे। चार्ज को विद साइन पुट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al+3, तो Al+3 में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज 10, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 16 माइनस -2, 18, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर आइए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आइए करते हैं फटाफट। 3 स्पीसीज है हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एक बार रिवीजन हो जाएगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। जिन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 में आपको ये सारा का सारा मैंने कराया था। सोडियम तो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ चुके हैं। सोडियम का मास नंबर होता है 23, तो 23 माइनस 11 12, ठीक है। नेक्स्ट आया जी N3 माइनस, नाइट्रोजन के 3 एटम है, N3 माइनस, तो इसका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? बोलिए 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 बोलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन के एक एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं ना, 7 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंटू 3, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं, 21। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आने वाला है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख लें चाहे ये लिख लें, दोनों काम करेंगे। प्रोटॉन आ गए बेटा 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं लगे हाथ,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन माइनस चार्ज 22, ये 21, ये 22। ओके, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन के एटम में, नाइट्रोजन के एटम का सिंबल होता है 7n14, तो नाइट्रोजन के एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 14 माइनस 7, 7। एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 14 माइनस 7, 7 ही होते हैं ना बच्चों? बोलो बेटे, बोलो बेटे, बोलो बेटे, बोलो बेटे, बोलो। यहां पर एटम्स कितने हैं बच्चे? 3। क्या चार्ज का कोई फर्क पड़ेगा न्यूट्रॉन पे? अरे सर जिस पे कोई चार्ज होता ही नहीं उस पे चार्ज का क्या फर्क पड़ेगा? तो ये होगा 21। ठीक है, कार्बोनेट मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में कराया हुआ है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आ रहा है। कार्बोनेट हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, कार्बोनेट जैसे आयंस हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में खूब डील किए, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है ना? तो किसी भी आयन के लिए मैंने आपको आज इलेक्ट्रॉन निकालने का एक और नया फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, या फिर एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, सीधे से विद साइन रख दो, ये कैटायन एनायन दोनों के लिए काम कर जाएगा, एक ही फॉर्मूला। ध्यान ये रखना है कि चार्ज को विद साइन वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। प्यारा सा प्रश्न है बच्चों, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन A2 माइनस इज 16, then find the number of electrons in A plus. If number of protons in A2 minus is 16, तो बेटे चार्ज का क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है सर, बिल्कुल नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपने बताया भी था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ए कितना हो गया बच्चे? 16। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ ए कितना हो गया बेटा? 16। क्लियर है ना? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन ए प्लस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें इन ए प्लस। सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 1 में नहीं बताया आपको, लेक्चर नंबर 2 में बताया है ना? थोड़ा सा क्रोनोलॉजी गलत हो गया। तो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में सिखाया आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। तो जिन लोगों को ये भूल गया हो, जो हमारे गजनी के भाई बंधु बैठे हों, जो गजनी के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ पर क्लास में, जो गजनी के भाई बंधु बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या करें, आप क्या करें, आप मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 एक बार दोबारा से देख लें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हमारे व्यूज भी बढ़ जाएंगे, है ना? देख लें उसको और देख के एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना बच्चे। इन ए प्लस कोई भी फॉर्मूला लगा दो, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज लगा दो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज लगा दो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम ही होंगे, कितने होंगे? 16। चार्ज कितना है? -1 का, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए बच्चे? 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है? क्लियर है ना? 15 इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। इस तरह से 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आया, इन A3 माइनस number of electrons equals to 18 and mass number equals to 31. Find number of neutrons and protons. मोल कॉन्सेप्ट से ही हम लोग जानते हैं कि जब भी आयनिक स्पीसीज बनती है तो आयनिक स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या पर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता, केवल क्या बदल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। केवल क्या बदल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बड़े मतलबी टाइप के लोग होते हैं, ये चार्ज आते ही बदल जाते हैं, जरा सा चार्ज आया बदल गए, है ना? इलेक्ट्रॉन बड़े बेवफा होते हैं, ये मतलब चार्ज आए और बदल गए, चार्ज आते ही बदल जाते हैं। तो A3 माइनस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 के बराबर है, मास नंबर 31 के बराबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल, मास नंबर मेरे को दे रखा है 31 और इलेक्ट्रॉन्स इन
A3 माइनस, ये रखें 18। न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए मेरे को एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और एटॉमिक नंबर के लिए उसने मेरे को A3 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन A3 माइनस क्या होगा? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 18। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज हो गया -3, चार्ज हो गया -3। तो बेटा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 15। लो, निकल आया एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा। कितने हो गए? 15। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? -31 - 15 comes out to be 16। क्लियर है? comes out to be 16, ठीक है ना? comes out to be 16। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए, है ना? तो ये भी एक क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब सारे बनते हैं, है ना? एटॉमिक में अपने को इस तरीके के क्वेश्चन खूब सारे मिलेंगे, मोल में भी कर चुके हैं, यहां पर भी मिल रहे हैं। तो ये अपन ने मोल में सीख लिया था, इसी की नॉलेज का यूज कर रहे हैं, है ना? तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एटॉमिक नंबर मास नंबर का ही है। इफ इन 6C12 द मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड and the mass of neutron is tripled and mass of electron is doubled, then find the percentage change in atomic weight। अब भैया ऐसा है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1 AMU। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? वो भी लगभग 1 AMU। ऐसा ही होता है, ठीक है ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, मोल कॉन्सेप्ट में निकाला था हम लोगों ने। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो मास नंबर क्या होता है? मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर 6 प्रोटॉन रखे हैं, मैं आपसे बोलूं कहीं पर 6 प्रोटॉन रखे हैं, तो 6 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? क्या वो 6 MU होगा? हाँ या ना? क्या वो 6 MU होगा? कहीं पर 10 न्यूट्रॉन रखे हैं, इनका मास कितना होगा? क्या वो 10 MU होगा? होगा ना? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर मास ऑफ प्रोटॉन्स इन AMU, और इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन AMU। ऐसा होता है? ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए तो मास नंबर को सीधे बोल देते हैं एटॉमिक मास। किसी का मास नंबर 12 है, तो मास नंबर 12 का क्या मतलब है? कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास मिला के 12 AMU है। यही तो करते हैं, यही तो करते हैं कि 12 AMU है। तो ऐप ही देखो, 6C12, 6C12 मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या वो होगी 12, ठीक है? इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन होंगे 12 - 6, 6 आ गए। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? प्रोटॉन होंगे 6, 6C12, प्रोटॉन होंगे 6,
मास नंबर होगा Np प्लस Nn, 12 मास नंबर होगा 12। डन। अब वो कह रहा है प्रोटॉन के मास को हाफ कर दो, तो मास को हाफ करूं या नंबर को हाफ करूं एक ही बात है। मास को हाफ करूं या नंबर को हाफ करूं एक ही बात है, क्योंकि मास और नंबर एक ही बात तो है। तो मैं कह रहा हूं अब हमारी नई दुनिया में प्रोटॉन का नया मास हो गया 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 के 3 कर दिए, और न्यूट्रॉन को कह रहा है कि ट्रिपल कर दो, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ट्रिपल करूं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ट्रिपल करूं एक ही बात है। 6 कर दिए कितने, 18। ठीक है, तो बेटे नया एटॉमिक मास कितना होगा, mp डैश प्लस mn डैश 18 प्लस 3 21 AMU, या केवल 21। सिंपल 21 AMU लिख दूं या 21 लिख दूं। ठीक है, लिख दिया ऐसा। पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट, पूछ रहा है हमसे परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट। चेंज इन एटॉमिक वेट कितना हुआ, अब 21 है, शुरुआत में 12 था 9 का, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ बच्चों, चेंज चेंज इन मास अपॉन ओरिजिनल मास इंटू 100, 9 इंटू 100 अपॉन 12। ये आ गया निकल के कितने परसेंट, 75। तो 75% से चेंज हो गया, जो मास था वो 75% से चेंज हो गया। इनिशियल मास जो था वो 12 था, उसका 75% बढ़ के नया मास जो है वो कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये बात याद रखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। सर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो डबल किया है। अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल होता है क्या एटम के मास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल होता है क्या एटम के मास में, नहीं होता ना। तो कुछ भी करते रहो उसके साथ, उसके ऊपर फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वाली कहानी को हम पढ़ें ना पढ़ें, नेग्लेक्ट कर दें, फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कहानी हुई हमारी एटॉमिक मास के क्वेश्चंस की। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच वर प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड भाई साहब। अपने इस मॉडल में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। जैसे सबसे पहली चीज थी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एक ही एटम के एलिमेंट होते हैं, ये एक ही एटम के एलिमेंट होते हैं। इनका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखिए 1H1, 1H2, 1H3 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आइसोटोप्स में बराबर होती है। आप इनमें प्रोटॉन निकालेंगे एक एक एक, एटॉमिक नंबर के बराबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर है। ये न्यूट्रल एटम्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो एक एक और एक। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, Z माइनस ए, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1, ए माइनस जेड लगाएंगे 2 आ जाएगा, ए माइनस जेड, 1 माइनस 1 0। तो आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं।
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बच्चे, सेम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आइसोटोपिक एवरेज, आइसोटोपिक एवरेज देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन पहले कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, अरे ठीक है ना, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास तो 35.5 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास तो क्या होता है, 35.5 होता है। तो 35.5 अगर होता है तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं? तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म्स में मिलता है तो उसका एटॉमिक मास उसके आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है। उसके आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है। इट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कोई एक एलिमेंट है, वो A1 A2 A3 उनके आइसोटोप्स का क्या है, A1 A2 A3 उनके आइसोटोप्स का मास है। और इनकी जो परसेंटेज है, जो इनकी परसेंटेज अबंडेंस है, नेचर में कितने कितने परसेंट से मिल रहे हैं, X1 X2 X3% से मिल रहे हैं। X1 X2 X3% से मिल रहे हैं बच्चों। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, X1 प्लस X2 प्लस X3। ठीक, क्या किया हमने, ये कैसे निकाल दिया सर, ये हमने कैसे निकाल दिया, क्या किया सर आपने? देखो, मैंने कहा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स A1 A2 A3। ठीक है, और मैंने आपसे कहा परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस मतलब जितने परसेंट में ये मिल रहे हैं, X1 X2। अगर परसेंटेज अबंडेंस ये टोटल एटम्स मान लो 100 हैं, टोटल एटम्स कितने होंगे, 100 होंगे कि नहीं होंगे? टोटल एटम्स होंगे X1 प्लस X2 प्लस X3 बराबर 100, है ना। अब आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास बराबर कैसे निकलेगा एवरेज भैया? टोटल मास बटे टोटल एटम्स। ऐसे तो निकालेंगे एवरेज, टोटल मास बटे टोटल एटम्स। पहला आइसोटोप है, इसके एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। इसके एक एटम का मास कितना है? इसके एक एटम का मास कितना है बच्चों? A1। इसके एटम है कितने? X1। तो इसका मास कितना हो गया? A1 X1। क्लियर? दूसरे वाले के एक एटम का मास है A2, एटम्स हैं इसके X2। ऐसे ही तीसरे वाले के एक एटम का मास है A3, एटम्स हैं इसके X3। क्लियर है? और अपॉन टोटल एटम्स, टोटल एटम्स कितने हैं बच्चों? X1 प्लस X2 प्लस X3। ये आ गया बेटा एम एवरेज का फॉर्मूला। देखो, जो फॉर्मूला निकाल के लाए थे ना, उसको फटाक से अपन ने ड्राइव कर दिया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया ना, सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सिंपल सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला।
इसी का यूज हम लोग करते हैं क्लोरीन के केस में। देखो क्लोरीन की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है, क्लोरीन की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है, इसे प्रोबेबिलिटी लिखा है, प्रोबेबिलिटी की जगह परसेंटेज भी लिख सकते हैं। नेचर में तो जो 17Cl35 वाला होता है ना, वो मिलता है 75%। 75% 75% का मतलब क्या हो गया? 3/4 पार्ट। ये मिलता है 1/4 पार्ट। रेशो लोगे 3:1 आ जाएगा, रेशो लोगे 3:1 आ जाएगा। लेकिन हमें तो परसेंटेज में डील करना है, हमें तो किस में डील करना है? परसेंटेज में डील करना है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35 × 75। मैं आपको परसेंटेज से भी निकाल के दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए आंसर सेम ही आने वाला है। 35 75/100 35.5। तो जो आप पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का 35.5 लिखते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, वो एक्चुअली एवरेज होता है इसके आइसोटोप्स का। वो क्या होता है? एवरेज होता है इसके आइसोटोप्स का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स whose isotopic masses are 10, 11 and 12 respectively, इज्जत के साथ। if their percentage occurrence in nature is 85%, 10% and 5%, then find the average atomic mass, then find the average atomic mass of M। सिंपल सा क्वेश्चन है। A1 x1, A2 x2, A3 x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस, ठीक है ना बच्चों? देखो परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 85, 10, 5, जोड़ के 100 हो गई। परसेंटेज में ये फायदा होता है, नीचे वाला जोड़ के 100 हो जाता है। नीचे वाला जोड़ के क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। 10 वाले की 85% है, 11 वाले की 10% है, 12 वाले की 5% है, अपॉन आ गया नीचे 100। x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह लिख दिया 100। 850, 110 और 60 अपॉन 100। ठीक है ना बच्चों? ये हो गया, निकल गया 850 प्लस 110 हो गया 960, 960 प्लस 60 1020 अपॉन 100, 10.2 आ गया। तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से निकाला जाता है, 10.2। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा था कि सर एवरेज एटॉमिक मास नहीं पढ़ाया आपने, एवरेज एटॉमिक मास वाला टॉपिक आपने स्किप कर दिया। तो बेटा स्किप नहीं किया था, यहां लिया था, इसलिए ले लिया अभी यहां, क्योंकि यहां जरूरी है वो टॉपिक। क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे, वहां नहीं। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट Y इज 41.8 if it exists in form of 2 isotopes 40Y and 42Y, then find their percentage occurrence in nature। एक एलिमेंट Y है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं 40 और 42, एटॉमिक नंबर सेम होगा इसलिए लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है 40 और 42। अकरेंस निकालनी है। मान लो 40Y x% मिलता है, तो 42Y कितना मिलेगा बच्चों? 100 माइनस x%, क्योंकि टोटल सम तो 100 ही होने वाला है, हाँ या ना? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? A1 x1, A2 x2, x1 प्लस x2। ठीक है, रखो वैल्यूज। 40x 42 100 माइनस x प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 41.8।
41.8 इंटू 100 40x 4200 माइनस 42x। एक्स एक्स एक तरफ कर लो, नॉन एक्स सारा एक तरफ कर लो। ये होगा बेटा 4200 माइनस 4180, इसे घुमा के इधर ले गए और इधर आ गया देखो 42x माइनस 40x बराबर 2x। 2x बराबर 20, x बराबर 10%। x बराबर आ गया बच्चों 10%। इसका मतलब जो 40y वाला है कितने परसेंट है बच्चों? ये 10% है और ये 90%। ये 10% है और ये 90%। क्लियर है? समझ में आया? ये फॉर्मूले से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ऑप्शंस भी चेक कर लेना, ठीक है ना? एक बार ऑप्शंस भी चेक कर लेना। एक बार ऑप्शंस कैसे चेक कर लेना? थोड़ा सा मदद मिल जाएगी अकल से। जैसे मान लो उसने तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं, लेट मी राइट इट हियर। मान लो उसने तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, यहां लिख लें 40y और 42y, 50%, 50%, 30%, 70%, 10%, 90%, 60%, 40%। अब आप देख रहे हैं जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसके ज्यादा पास है? 42 के। अब आप एवरेज एटॉमिक मास देख रहे हैं किसके ज्यादा पास है? 42 के। 41.8 है। मतलब दोनों में डोमिनेटिंग आइसोटोप कौन सा होगा? 40 या 42? दोनों में डोमिनेटिंग आइसोटोप कौन सा होगा? 40 या 42? सर 42। इसका मतलब 42 की परसेंटेज फॉर श्योर 40 से ज्यादा होगी। जी सर बिल्कुल ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर देखो, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो अब आपको कम से कम इतना कंफर्म हो गया कि आंसर बी और सी में से ही एक होगा। और अगर मान लो आपका नसीब बहुत ही अच्छा हुआ, अगर मान लो आपका नसीब बहुत ही अच्छा हुआ और बी ऑप्शन ये हुआ, तो फिर तो क्वेश्चन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब 50 वाला ही नहीं हुआ तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही बचा, वही हमारा आंसर है। ऐसे भी बन जाता है। तो ये नहीं कि सारे फॉर्मूले लगाने बैठ जाओ, शक्ल देख लेना, शक्ल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, शक्ल देख लेना, शक्ल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों आइसोबार्स। आइसोबार डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। इनका मास नंबर सेम होता है, इनका मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बनी हुई है, इसलिए जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनकी पोजीशन एक ही जगह पर होती है। आइसोबार की पोजीशन अलग अलग। आइसोबार की पोजीशन क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है। जैसे ये है ट्राइटियम 1H3 और ये है 1He3, 1He3 2He3 सॉरी 2He3। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर से। 19 पोटेशियम 40 और 20 Ca 40। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास अलग अलग है ना। मास सेम है, सॉरी। प्रोटॉन 19 है, इसमें 20 है। मास नंबर 40 है, 40 है, इसलिए दोनों आइसोबार है। ठीक है। न्यूट्रॉन 40 माइनस 19 और इसमें 40 माइनस 20। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। सेम क्या होगा? N प्लस पी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या सेम होगा? सम सेम होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो इन्हें हम लोग बच्चों आइसोबार्स कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स तक। दो तीन छोटी छोटी टर्म्स और हैं, आइसोस्टर्स है, आइसोटोन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोडायाफर्स है। वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर कल्मिनेट करते हैं। आज के लेक्चर में आपको पता लगा रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ तो कैसे हुआ, ये हमें पता लग चुका है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में कहानी थोड़ी सी मॉडल से भटकेगी, मतलब अब क्या होने वाला है, अब आने वाला है बोहर का मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल और बोहर के मॉडल के बीच में काफी टाइम गैप था, लगभग 10 साल का। रदरफोर्ड का मॉडल अराउंड 1905 1906 में आया है, बोहर का मॉडल 1913 में आया है या 1914 में आया। अराउंड 9-10 साल का डिफरेंस था। तो इन 9-10 सालों के पीरियड में काफी सारी चीजें हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इस बात को डेडिकेटेड होगा कि इन 9-10 सालों में क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि जब हम वो सीख जाएंगे क्या क्या चेंजेस हुए थे, देन इंक्लूडिंग दोस चेंजेस इन द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड वी विल स्टडी बोहर मॉडल, वी विल स्टडी बोहर मॉडल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री में थोड़ा और जाएंगे और थोड़ी सी और नई चीजें निकाल के उन्हें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है वो बहुत एक्साइट करता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है ना, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं आपसे मिलूंगा अब अगले लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।